ओके, तो लास्ट क्लास में हमने मोशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन के बारे में बात की थी, ठीक है। आज भी हम उसी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और ये जो टॉपिक है उसको आज खत्म कर लेंगे हम लोग। तो मोशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन के बारे में भी आज हम लोग बात कर रहे हैं। बट आज का लेक्चर थोड़ा इंटरेस्टिंग है और काफी हद तक लॉजिकल है, ठीक है। तो पहले तो मैं क्या क्या पढ़ा चुका हूं लास्ट क्लास में उसके बारे में बात कर लेता हूं। तो हमने लास्ट क्लास में जो बात की थी, सबसे पहले हम लोगों ने बात की थी किसके बारे में? एंगल ऑफ रिपोज के बारे में बात की थी, ठीक है। एंगल ऑफ रिपोज की क्या कहानी है सुन लेते हैं। कि जैसे कि हमारे पास ये एक इंक्लाइन प्लेन है, ये एंगल थीटा है, इस पे हमने एक ऑब्जेक्ट को रख दिया है मास एम का, ठीक है। और यहां पे फ्रिक्शन है, तो होगा क्या कि ये एंगल, जैसे मान लो सबसे पहला केस क्या है? पहला केस ये होता कि ऐसा ही प्लेन होता, ये एंगल 0 डिग्री होता, तो ये ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है, तो क्या ये ब्लॉक मूव करता? क्या नहीं मूव करता। फिर हम क्या कर रहे हैं? हम धीरे धीरे एंगल को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब मैंने इस एंगल को बढ़ा के, ये 0 डिग्री है, यहां पे मैंने कुछ एंगल बढ़ा दिया, ठीक है। और अभी भी मैं देखूंगा कि अभी भी ये मूव नहीं कर रहा है। देन मैं क्या करूंगा? मैंने फर्दर और एंगल बढ़ाया। ये एक्सपेरिमेंट सब कर सकते हो घर पे। तो मैंने फर्दर और एंगल बढ़ा दिया, और जैसे ही मैंने और एंगल बढ़ाया तो मैंने क्या देखा? मैंने ये देखा कि अब ये जो ब्लॉक जो है वो अब मोशन करना स्टार्ट कर गया है। तो यहां पे होगा क्या कि पहले तो ब्लॉक रेस्ट पे था, मैं जैसे जैसे एंगल बढ़ा रहा हूं ब्लॉक हमारा रेस्ट पे है, ठीक है। हम एंगल थीटा को इंक्रीज कर रहे हैं, और फिर एक एंगल ऐसा आएगा जिस पे ये ब्लॉक मोशन करना स्टार्ट कर देगा। जिस एंगल पे ये ब्लॉक मोशन करना स्टार्ट कर दे रहा है उसी को हम बोल रहे हैं एंगल ऑफ रिपोज। सिंपल सी कहानी है। एंगल ऑफ रिपोज क्या है? वो एंगल जिस पे इस ब्लॉक ने मोशन करना स्टार्ट कर दिया। हमने इंक्लाइन प्लेन का एंगल चेंज किया 0 से लेकर अल्फा तक। अल्फा वो एंगल है जिस पे इसने मोशन स्टार्ट कर दिया है, तो अल्फा को हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिपोज। तो एंगल ऑफ रिपोज की अगर मैं डेफिनेशन बोलना चाहूं, ठीक है, तो यहां पे एंगल ऑफ रिपोज आप बोल सकते हो। अगर मैं बात करूं तो एंगल ऑफ रिपोज वो मैक्सिमम एंगल है जिस पे ये बॉडी इक्विलिब्रियम पे थी, क्योंकि एंगल अल्फा के अगर मैंने फर्दर एंगल बढ़ाया तो ये फर्दर मोशन करेगा। ये चीज समझ में आ रही है? तो हो क्या रहा है, इसको आप ये भी बोल सकते हो कि मैक्सिमम एंगल थीटा ऑफ इंक्लाइन प्लेन at which block remains at rest। क्योंकि अल्फा के बाद इसने मोशन करना स्टार्ट किया है, ठीक है। एंगल अल्फा वो मैक्सिमम एंगल है इस पे रेस्ट पे है। या फिर इसी डेफिनेशन को आप ऐसे भी बोल सकते हो कि एंगल ऑफ रिपोज को हम ये भी बोल सकते हैं कि वो मिनिमम एंगल थीटा एट विच ब्लॉक स्टार्ट्स मोशन। कि वो मिनिमम एंगल क्या है जिसपे ब्लॉक ने मोशन स्टार्ट कर दिया हो, ठीक है। तो हम लोग लिमिटिंग केस की बात कर रहे हैं। लिमिटिंग केस क्या है? लिमिटिंग केस वो है कि हम यहां पे अगर समझे फोर्सेस के टर्म में, तो यहां पे एक लग रहा था हमारा mg sin थीटा, और एक पीछे की तरफ लग रहा था फ्रिक्शन म्यू mg cos थीटा। और आपने धीरे धीरे देखा कि जैसे जैसे मैंने एंगल थीटा की वैल्यू बढ़ाई है, जैसे जैसे मैंने इंक्लाइन प्लेन का एंगल बढ़ाया है, क्या ये वाला टर्म स्ट्रांग हो गया? क्योंकि साइन थीटा एंगल बढ़ाने पे बढ़ता है। तो क्या होगा कि जैसे जैसे एंगल थीटा बढ़ेगा वैसे वैसे इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, इसकी वैल्यू कम होती जाएगी। तो एक टाइम ऐसा आएगा, एक एंगल ऐसा आएगा जिसपे दोनों की वैल्यू इक्वल है। ये समझ में आ रहा है? और दोनों की वैल्यू इक्वल है, और उसके बाद अगर मैंने फर्दर एंगल को बढ़ाया तो इस ब्लॉक ने नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ये ब्लॉक और बढ़ गया, ठीक है। इनिशियली ये बहुत ज्यादा है, तो ये बहुत ज्यादा है, ये बहुत कम है। ये कम होना स्टार्ट हुआ है, बढ़ना स्टार्ट हुआ, एक टाइम पे दोनों इक्वल हो जाएंगे। वो लिमिटिंग केस है जिसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज की कंडीशन वही होगी, ठीक है। और उससे फर्दर एंगल बढ़ाएंगे तो ये और कम हो जाएगा, ये और स्ट्रांग हो जाएगा, तो ब्लॉक मोशन करना स्टार्ट कर देगा। तो एंगल ऑफ रिपोज के लिए अगर मैं बात करूं तो लिमिटिंग केस क्या होना चाहिए? लिमिटिंग केस ये होना चाहिए कि जब ये दोनों फोर्सेस इक्वल हो जाए, जब mg sin थीटा
की वैल्यू म्यू एम जी कॉस थीटा हो जाए, उस टाइम पे दोनों फोर्स इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। और यहां से एम जी कैंसिल, यहां से क्या आ गया, टेन थीटा इक्वल टू म्यू। बोले तो उस एंगल थीटा की वैल्यू है टेन इनवर्स म्यू, ठीक है। और ये एंगल थीटा वो मैक्सिमम एंगल है जिसपे हमारा सिस्टम ब्लॉक रेस्ट पे है, या वो मिनिमम एंगल जिसके बाद ब्लॉक ने मोशन स्टार्ट कर दिया है। तो यहां पे आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर आपका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को मैं अगर अल्फा बोलूं, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को अगर मैं अल्फा बोलूं, ठीक है, तो अगर ऐसा हुआ कि हमारा अल्फा की जो वैल्यू है वो 0 से लेके थीटा के बीच में रही, ठीक है, 0 से लेके थीटा के बीच में रही, तो हमारा यहां पे सिस्टम रेस्ट पे है। और जैसे ही हमारा एंगल जो है वो थीटा से बड़ा हो गया तो हमारा सिस्टम मोशन करने लग गया है। इसी चीज को हमने लास्ट क्लास में देखा था कि ये वाली कंडीशन कौन सी है, जहां पे टेन अल्फा इज लेस देन म्यू है, फ्रिक्शन जीत गया, ठीक है, या उसके इक्वल है तो भी रेस्ट पे ही है। और ये वाली कंडीशन कौन सी हुई, जहां पे टेन अल्फा जीत जाए म्यू से। तो ये सारी कहानी मैं लास्ट क्लास में बता चुका हूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहां पे। तो एंगल ऑफ रिपोज निकालने की कंडीशन क्या है कि सिंपल सी कहानी है कि टेन थीटा को म्यू के इक्वल कर दो तो एंगल थीटा आ जाएगा टेन इनवर्स म्यू, वो हमारा एंगल ऑफ रिपोज होगा। इसी को हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है। ओके, अब इसके बाद फिर हमने इसके एप्लीकेशंस के बारे में बात की थी, ठीक है। तो जो हमने इसके एप्लीकेशंस के बारे में बात की है, हम उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है, कि यहां पे टेन थीटा और म्यू के बीच में ये वाला जो पॉइंट है कि टेन थीटा और म्यू आप कंपेयर करके बता सकते हो कि हमारा सिस्टम मोशन करेगा कि नहीं करेगा। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स के थ्रू फिर से बताऊंगा मैं इसको। तो जैसे कि इसका एप्लीकेशन क्या है एंगल ऑफ रिपोज का, ये फायदा है कि मान लो ये एंगल 37 डिग्री है, यहां पे कुछ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मास से फर्क नहीं पड़ता है, मास का इंडिपेंडेंट आ रहा है एंगल, और यहां पे म्यू की वैल्यू है 0.5। तो क्या टेन थीटा कितना आ जाएगा, टेन 37 डिग्री होता है हमारा कितना, 3/4। तो ये जो 0.75 है, क्या ये म्यू से छोटा है कि बड़ा है, ये म्यू से बड़ा है। और अगर ऐसा केस है कि हमारा टेन थीटा इज ग्रेटर देन म्यू है, अगर टेन थीटा जीत गया, इसका मतलब ये क्या चाहेगा, ये चाहेगा कि यहां पे मोशन हो जाए। समझ में आया। अगर मैं अगला केस ऐसा ले लेता कि यही एंगल 37 डिग्री, यही ब्लॉक ए, बस जो म्यू की वैल्यू है वो हमारी 0.8 हो जाती, तो इस केस में टेन थीटा लेस देन म्यू हो जाता। इसका मतलब हमारा सिस्टम किस पे रहेगा, रेस्ट पे रहेगा। सिंपल सी कहानी है, समझ में आती है सबको, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज में, ठीक है। अच्छा, तो ये तो लास्ट क्लास की कहानी है। आज की क्लास की थोड़ी कहानी सुनो कि अब मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, मैं यहां पे दो केस ले रहा हूं, ठीक है, कि इन दोनों केसेस के बारे में ही बात करता हूं मैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात कर लेता हूं, ये एंगल है हमारा 37 डिग्री, ये है ब्लॉक ए, ठीक है, ये हमारा ब्लॉक ए है, केस नंबर 1, और हमारा है एक केस नंबर बी बोल देते हैं इसको। ये एंगल भी 37 डिग्री होता, यहां ब्लॉक बी होता। अगर मैं म्यू की बात करूं तो यहां जो म्यू है, ठीक है, वो म्यू है हमारा 0.4, और यहां जो म्यू है वो है हमारा 0.6। आपको दोनों ही केस में यह चीज समझ के आ रही होगी कि यहां भी मोशन होगा और यहां भी मोशन होगा, क्योंकि टेन थीटा होता है 0.75, ये 0.75 से छोटा है म्यू, तो ब्लॉक ए भी मूव करेगा, ब्लॉक बी भी मूव करेगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। ये चीज सबको पता है, ये मुझे समझाना नहीं है, ये सबको आता है। मैं क्या समझाना चाहता हूं यहां पे, एक और चीज ऑब्जर्व करो कि अगर मैं यहां पे केस 1 और केस नंबर 2 इन दोनों केसेस को कंपेयर करूं, तो ये बताओ यहां पे ब्लॉक ए और ब्लॉक बी में कौन तेज मूव कर रहा होगा, किसकी टेंडेंसी ऑफ मोशन ज्यादा होगी।
तो टेंडेंसी ऑफ मोशन देखने का तरीका क्या है, वो ये है कि कौन सा ब्लॉक का एक्सेलरेशन ज्यादा है, कौन सा ब्लॉक ज्यादा मोशन कर रहा है या करना चाहता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं इस ब्लॉक की बात करूं तो इस ब्लॉक में यहां पे दोनों का मास सेम मान लेते हैं दोनों केस में। ठीक है, तो यहां पे अगर बात करूं मैं ध्यान सुनना, यहां पे लग रहा होगा मेरा mg sin थीटा और इस केस में भी इधर लग रहा होगा मेरा mg sin थीटा, बट यहां पे फ्रिक्शन लग रहा है fa, यहां फ्रिक्शन लग रहा है fb। किसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, a का कि b का? ध्यान से देखो, यहां पे a का फ्रिक्शन और b के फ्रिक्शन दोनों में b का फ्रिक्शन ज्यादा है। दोनों केस में नॉर्मल डायरेक्शन सेम है क्योंकि मास सेम है, एंगल थीटा सेम है दोनों केसेस में। तो जिसका म्यू ज्यादा उसका फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा। तो यहां पे हमें यह तो देख के समझ में आ गया कि यहां पे फ्रिक्शन फोर्स ऑफ B इज ग्रेटर देन फ्रिक्शन फोर्स ऑफ A। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि यह बॉडी जो है वो आसानी से नीचे आ जाएगी, लेकिन इसको नीचे आने में दिक्कत हो रही है। क्यों? क्योंकि इसको अपोज करने वाला फोर्स ज्यादा है। ये चीज समझ में आ रही है? तो यहां से आपको इसको देख के क्या समझ में आ गया, इसको देख के समझ में आ गया कि एक्सेलरेशन ऑफ A इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ऑफ B, और जिसका एक्सेलरेशन ज्यादा उसकी टेंडेंसी ऑफ मोशन ज्यादा। तो यहां पे मैं तुम्हें यह बताने का कोशिश कर रहा हूं इन दोनों केसेस में कि दोनों केस सिमिलर हैं, इंक्लाइन प्लेन सेम है, मास जो दोनों ब्लॉक है वो भी आइडेंटिकल है, बस डिफरेंस कितना है, म्यू का डिफरेंस है। यहां म्यू 0.4 है और उसके लिए म्यू 0.6 है। तो मैंने ये बताना चाहा तुमको कि यहां पे किसकी टेंडेंसी ऑफ मोशन ज्यादा है। यहां पे इस पर्टिकुलर केस में टेंडेंसी ऑफ मोशन ऑफ ब्लॉक A is more as compared to block B। ये हमारे काम की चीज है। इसका एक्सेलरेशन ज्यादा है तो ये ज्यादा अच्छे से मूव करना चाह रहा है। ठीक है, या एक्चुअली मूव भी कर रहा है। ठीक है, तो यहां पे इसकी टेंडेंसी ऑफ मोशन ज्यादा है, उसकी टेंडेंसी ऑफ मोशन कम है। अब ये जो टेंडेंसी ऑफ मोशन का कॉन्सेप्ट है ये हमारे बहुत काम की चीज है, और ये कब काम आएगा, ये काम आएगा जब हम दो ब्लॉक के मोशन की बात करेंगे कि इंक्लाइन प्लेन पे मैंने दो ब्लॉक रख दिए हैं, तो हमारे पास ये टेंडेंसी ऑफ मोशन वाला कॉन्सेप्ट है, ये काफी काम की चीज है। जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू ही समझाऊंगा। ठीक है, तो हम यहां पे बात कर रहे हैं कि हमारे पास ये एक इंक्लाइन प्लेन है, ये कुछ एंगल थीटा है, ये है ब्लॉक A और ये है ब्लॉक B। ठीक है क्या? और यहां पे हम मान लेते हैं कि हमारा फ्रिक्शन फोर्स 0 है। तो क्या आपको देख के समझ में आ रहा है कि यहां पे दोनों ही ब्लॉक A और ब्लॉक B एक्सेलरेट करेंगे? बिल्कुल एक्सेलरेट करेंगे। और यहां पे एक्सेलरेशन ऑफ 1 और एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी 2 A और B बोल दो, दोनों का ही एक्सेलरेशन G sin थीटा है, मतलब दोनों का ही सेम टेंडेंसी ऑफ मोशन है। ठीक है, अब सुनो, यहां पे क्वेश्चन क्या पूछते हैं, यहां पे तुमसे क्वेश्चन ये पूछते हैं कि इस पर्टिकुलर केस में A और B के बीच में ये जो नॉर्मल फोर्स आ रहा है, ये नॉर्मल फोर्स 0 आएगा कि नॉन 0 आएगा? इतना सा सवाल है बस। तो बताओ, इस नॉर्मल फोर्स की वैल्यू 0 होगी कि नॉन 0 होगी? तो यहां पे नॉर्मल फोर्स की वैल्यू 0 आ रही होगी। क्या फील कर पा रहे हो? कैसे फील करना है? बहुत सिंपल सी कहानी है कि यहां पे A और B दोनों की टेंडेंसी ऑफ मोशन सेम है, दोनों सेम एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं। तो नॉर्मल फोर्स कब आता है? जब एक बॉडी दूसरी बॉडी को पुश करती है। तो क्या B ने A को पुश किया? नहीं। सोच के देखो, अगर B A को पुश करता, अगर पुश करता, तुम्हारी इच्छा के लिए मैं मान लेता हूं कि नहीं सर मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो मुझे बताओ, तो मैथमेटिकल प्रूफ क्या है इस चीज का कि नॉर्मल 0 आएगा। ठीक है, फील से समझ में आ रहा होगा, एक तो फील से कैसे समझ में आ रहा होगा कि B A को पुश नहीं करेगा, लेकिन फिर भी किसी के मन में इच्छा हो कि B A को पुश करेगा, तो ध्यान से देखो, ये A है, इस पे इस तरफ लगेगा mg sin थीटा, और अगर इसको पुश किया तो क्या इस पे नीचे की तरफ नॉर्मल भी लगेगा? मतलब क्या इसका एक्सेलरेशन जो है वो G sin थीटा से ज्यादा आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए।
लेकिन हमें तो इस केस में अच्छे से देख के समझ में आ रहा है, सिस्टम मान लो, ठीक है, हमें अच्छे से देख के समझ में आ रहा है कि ये बॉडी भी जी साइन थीटा से नीचे आएगी, ये बॉडी भी जी साइन थीटा से नीचे आएगी। ये चमक पा रहा है, ठीक है, सिस्टम मान लो नीचे लग रहा है 2mg साइन थीटा या m1 a साइन थीटा प्लस m2 g साइन थीटा डिवाइड बाय m1 प्लस m2। तो बेसिकली यहां पे दोनों बॉडीज का एक्सप्रेशन सेम है, ठीक है, दोनों की टेंडेंसी ऑफ मोशन सेम है क्योंकि नीचे की तरफ दोनों पे mg साइन थीटा फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो जो एक्सलेशन है वो दोनों का ही नीचे की तरफ जी साइन थीटा, अपोज करने वाला फ्रिक्शन है नहीं, तो इसलिए दोनों की टेंडेंसी मोशन सेम थी, इस केस में कोई दिक्कत नहीं हुई, ठीक है। थोड़ा इस केस को और अच्छे से समझते हैं, ऐसे ही केसेस को, कि टेंडेंसी मोशन वाली बात है क्या है चीजें। तो यहां पे नेक्स्ट केस ये ले लो कि ये एंगल होता 37 डिग्री, ये है ब्लॉक ए, ये है ब्लॉक बी, दो ब्लॉक है, ठीक है, और दोनों के लिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको गिवन है, इसका है μ1, इसका है μ2, और यहां पे इस क्वेश्चन में गिवन है कि μ1 की जो वैल्यू है वो हम ले लेते हैं कितना 0.6 और μ2 की जो वैल्यू है वो हम ले लेते हैं 0.8। अगर μ2 की वैल्यू 0.8 है तो क्या ये ब्लॉक हमारा रेस्ट पे रहेगा? बिल्कुल सही। और ये ब्लॉक हमारा मोशन करेगा? बिल्कुल सही। देखो मैं कैसे देख रहा हूं, देखने का तरीका वही है कि 2 ब्लॉक हैं, 3 ब्लॉक हैं, 4 ब्लॉक हैं, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है। मैं कैसे देख रहा हूं, तो मेरा देखने का तरीका यह है कि यहां पे इस ब्लॉक के लिए इसका tan थीटा और म्यू कंपेयर होंगे आपस में। तो ब्लॉक ए के लिए मैंने क्या देखा, ब्लॉक ए के लिए देखा कि जो tan थीटा है वो हमारा μ1 से एक्चुअली क्या है, सॉरी μ1 से बड़ा है। इसका मतलब मोशन हुआ, एक हमारा क्या करेगा, मोशन करेगा। और अगर मैं बी के लिए बात करूं तो बी में क्या हुआ कि इसका tan थीटा एक्चुअली म्यू से छोटा था। इसका मतलब बी कहां रहेगा, बी हमारा रेस्ट पे रहेगा। ऐसे देख रहा हूं मैं, ए को इंडिविजुअली एनालाइज किया, बी को इंडिविजुअली एनालाइज किया। तो देखना समझ में आया, देखते कैसे। अब यहां पे आपको ये चीज देख के समझ में आ रही होगी कि यहां पे बी तो नीचे की, ये बी रेस्ट पे है, ए मोशन कर रहा है, तो क्या इन दोनों के बीच में कोई नॉर्मल फोर्स आएगा? मैं यहां पे जितने भी केसेस की बात कर रहा हूं, हम नॉर्मल फोर्स ही निकालने की बातें कर रहे हैं, तो मैं नॉर्मल फोर्स के बारे में ही बातें करूंगा, ठीक है। तो यहां तुमसे पूछते हैं कि नॉर्मल फोर्स आएगा कि नहीं आएगा, तो क्या बोलते हो, आना चाहिए क्या? नहीं, ये रेस्ट पे, ये मोशन में है, ये तो चला गया, कॉन्टेक्ट ही लूज हो गया, कोई टेंडेंसी ऑफ पुशिंग ही नहीं है। तो यहां पे इस पर्टिकुलर केस में आपको क्या समझ में आया, इस पर्टिकुलर केस में आपको समझ में आया कि यहां पे नॉर्मल फोर्स जो है वो 0 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा पलट देते हैं, इस कहानी को पलट देते हैं। मतलब केस तो वही है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है ए और एक ऑब्जेक्ट है बी, और ये एंगल अभी भी 37 डिग्री है, ठीक है। और हम कर क्या रहे हैं यहां पे, इस बार ये जो μ1 है इसकी वैल्यू मैंने ले ली है 0.8 और ये जो μ2 है इसकी वैल्यू मैंने ले ली है 0.6। तो क्या समझ में आया आपको, यहां पे देख के समझ में आ जाएगा कि जो tan थीटा जो है वो μ1 से हार जाएगा। इसका मतलब हमारा ए रहेगा रेस्ट पे। रेस्ट पे रहेगा कि नहीं रहेगा मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, ये जो मैं कंपेयर करके बात कर रहा हूं ये हम लोग टेंडेंसी की बात कर रहे हैं। ये हमने किसके बारे में बात की है, टेंडेंसी ऑफ मोशन देख रहे हैं हम लोग, ये कि ए की टेंडेंसी है मोशन की, बी की टेंडेंसी है रेस्ट की, ठीक है। क्या चीज पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। इस वाले केस में देखो हम फिर से यहां पे टेंडेंसी ऑफ मोशन देखने की बात कर रहे हैं। एक्चुअल मोशन कैसा है वो अलग कहानी है। टेंडेंसी ऑफ मोशन में हम लोग क्या देख रहे हैं कि ए क्या चाहता है, ए चाहता है रेस्ट पे रहना, सुनो ध्यान से, है ना। और बी की बात करूं तो बी में tan थीटा जो है वो हमारा म्यू से बड़ा है। इसका मतलब बी चाहता है मोशन, ध्यान से सुनना। ए चाहता है रेस्ट पे रहना, बी चाहता है मोशन। क्या एक चीज पॉसिबल है? क्या होगा, ये यहां पे रेस्ट पे रहना चाहता है, ये मोशन करना चाहता है, तो क्या बी ए को आके धक्का देगा नीचे की तरफ? बिल्कुल धक्का देगा, नीचे की तरफ पुश करेगा। और नीचे की तरफ पुश करेगा तो अब अगर मोशन होगा इस केस में तो दोनों बॉडी साथ साथ ही जाएंगी। समझ में आया? क्योंकि बी इससे चिपका हुआ है। अगर यहां मोशन होगा तो दोनों बॉडी साथ साथ ही जाएंगी।
तो यहां पे मैंने कैसे समझा इस चीज को, तो मैंने इस चीज को ऐसे समझा कि इन दोनों के बीच में नॉर्मल फोर्स जो है वो हमारा जीरो नहीं है। एक तरीका तो ये था समझने का कि ये रेस्ट पे है, ये मोशन में, ठीक है, तो ये रेस्ट पे मोशन में जाना चाहता है तो ये आके उसको पुश कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है, चले। या फिर देखना चाहो टेंडेंसी ऑफ मोशन, तो ये जो ब्लॉक रेस्ट पे है उसकी टेंडेंसी ऑफ मोशन ऑलमोस्ट जीरो है, और जो ब्लॉक मोशन कर रहा है उसकी टेंडेंसी ऑफ मोशन ज्यादा है। तो ये चाहता है रेस्ट पे रहना, ये चाहता है तेजी से मूव करना, तो बी इसमें आके इसको पुश करेगा, और इसको पुश करेगा तो क्या यहां पे हमारा नॉर्मल फोर्स नॉन जीरो आएगा? बिल्कुल आएगा। ये चीज समझ पा रहे हो? ठीक है। और केस के बारे में बात करते हैं। तो इसके अलावा हम आगे और बात कर रहे हैं, जैसे कि तो अभी तक मैंने क्या बात की कि दोनों ब्लॉक यहां पे क्या हो रहा है, एक ब्लॉक मोशन करने की टेंडेंसी है, यहां पे किसी एक ब्लॉक की टेंडेंसी ऑफ मोशन थी, यहां भी किसी एक ब्लॉक की टेंडेंसी ऑफ मोशन है। अब मैं थर्ड केस की बात कर रहा हूं जहां पे दोनों ही ब्लॉक के पास टेंडेंसी ऑफ मोशन है, दोनों ही ब्लॉक चाहते हैं मूव करना, तो उस केस में नॉर्मल फोर्स आएगा कि नहीं आएगा, हमें फिर से वहां पे कमेंट करना है। ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है, यहां म्यू1 जो है वो म्यू1 है 0.4 और ये जो म्यू2 है ये है 0.6। तो क्या आपको देख के समझ में आ रहा है यहां पे इस पर्टिकुलर केस में कि टेन थीटा जो है वो हमारा म्यू1 से भी बड़ा है और वो हमारा म्यू2 से भी बड़ा है, ठीक है। तो टेन थीटा म्यू1 से भी बड़ा है और टेन थीटा हमारा म्यू2 से भी बड़ा है, मतलब ए बी मोशन करना चाहता है और बी भी हमारा मोशन करना चाहता है। अब जरा ध्यान से देखो, ये मोशन तो करना चाह रहे हैं, अब लेकिन मेरा सवाल यह है कि इनके बीच में क्या नॉर्मल फोर्स आएगा कि नहीं आएगा? क्या इन दोनों के बीच में नॉर्मल फोर्स आएगा कि नहीं आएगा? तो कैसे चेक करोगे नॉर्मल फोर्स आएगा कि नहीं आएगा? तो यहां पे इस केस में तुम्हें देखना पड़ेगा टेंडेंसी ऑफ मोशन से कि क्या बी ने ए को पुश किया कि नहीं किया। अगर पुश किया तो नॉर्मल फोर्स आएगा, पुश नहीं किया तो नॉर्मल फोर्स की वैल्यू जीरो होगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब कैसे बात करेंगे पुश किया कि नहीं किया, तो हमें देखना पड़ता है टेंडेंसी ऑफ मोशन। और जरा इस केस में ध्यान से देखो, अगर मैं बात करूं तो क्या ए को अपोज करने वाला म्यू छोटा है और बी को अपोज करने वाला म्यू ज्यादा है, तो किसकी टेंडेंसी ऑफ मोशन ज्यादा है? तो यहां पे जो टेंडेंसी ऑफ मोशन ज्यादा है, क्या वो ए की टेंडेंसी ऑफ मोशन ज्यादा है और बी की टेंडेंसी ऑफ मोशन कम है? ये समझ पा रहे हो? ए की टेंडेंसी ऑफ मोशन ज्यादा है, क्यों? क्योंकि नीचे की तरफ लग रहा है जी साइन थीटा, ऊपर की तरफ लग रहा है म्यू जी कॉस थीटा, एक्सीलरेशन की बात कर रहे हैं। तो इसका फ्रिक्शन जो अपोजिंग फोर्स है वो कम है, इसका अपोजिंग फोर्स ज्यादा है, तो यहां पे टेंडेंसी ऑफ मोशन कम होगी, यहां टेंडेंसी ऑफ मोशन ज्यादा होगी। तो अगर ए की टेंडेंसी ऑफ मोशन ज्यादा है तो क्या ए जल्दी भाग जाएगा नीचे की तरफ और बी धीमे भागेगा? और अगर ये जल्दी भाग गया तो क्या इसने कांटेक्ट लूज कर दिया? क्या बी ने पुश किया? इसको नहीं किया ना पुश, ये तो कांटेक्ट लूज करके भाग गया, इसकी टेंडेंसी ऑफ मोशन ज्यादा है, नीचे जल्दी भाग जाएगा, ये धीमे धीमे आएगा। इसका मतलब इस पर्टिकुलर केस में यहां पे नॉर्मल फोर्स क्या रहेगा? जीरो रहेगा। तो मैंने कैसे बोला? तो मैंने ये बोला कि टेंडेंसी ऑफ मोशन के बारे में बात करें, ऑफ ए इज ग्रेटर देन टेंडेंसी ऑफ मोशन ऑफ बी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यहां नॉर्मल फोर्स की वैल्यू जीरो आएगी। ये चीज समझ पा रहे हो क्या हो रहा है इस केस में? ठीक है। अगला केस क्या हो सकता है? अगला केस ये हो सकता है यहीं पे कि मैं नेक्स्ट केस में इन म्यू की वैल्यू चेंज कर दूं। मैं इतने सारे एग्जांपल क्यों करवा रहा हूं? सो दैट आपको सारे केस समझ में आ जाए कि कौन कौन से केस पॉसिबल है, ठीक है। तो इसलिए मैं जितने केस पॉसिबल है वो सारे एग्जांपल की फॉर्म में करवा दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। एक केस और कौन सा पॉसिबल है? एक केस ये और पॉसिबल है कि इनकी म्यू की दोनों ही मोशन कर रहे होते, दोनों ही मोशन कर रहे होते, ठीक है। ए भी मोशन कर रहा है, बी भी मोशन कर रहा है, लेकिन इसका म्यू है 0.6 और इसका म्यू है 0.4। तो क्या आपको समझ में आ रहा है कि यहां पे किसकी टेंडेंसी ऑफ मोशन ज्यादा है? ए की बी की? ए की टेंडेंसी ऑफ मोशन कम है क्योंकि फ्रिक्शन ज्यादा अपोज करेगा, बी की टेंडेंसी ऑफ मोशन ज्यादा है। तो अगर बी की टेंडेंसी ऑफ मोशन ज्यादा है तो क्या इन दोनों के बीच में एक नॉर्मल फोर्स आएगा?
बिल्कुल आएगा। तो यहां पे नॉर्मल फोर्स की वैल्यू नॉन जीरो आएगी। ये चीज समझ पा रहे हो क्या हो रहा है? ठीक है, तो जितने भी केस पॉसिबल थे वो मैंने तुमको बता दिए कि दो ब्लॉक ऐसे कनेक्टेड है, अब तुम्हें इनके बीच में नॉर्मल फोर्स की बात करनी है। और फायदा क्या है नॉर्मल फोर्स, अगर तुम्हें एक बार ये समझ में आ गया फील से कि किसकी टेंडेंसी ऑफ मोशन ज्यादा है, नॉर्मल फोर्स जीरो है कि नॉन जीरो है, तो फिर तुम्हारे लिए सोच पाना बहुत आसान है। जरा ये बताओ मैं क्यों सिखा रहा हूं ये चीज, ठीक है? कि एक तो नॉर्मल फोर्स पूछ सकता हूं क्वेश्चन में, एक और चीज पूछ सकता हूं कि ये बताओ कि यहां पे ए का एक्सेलरेशन क्या है, बी का एक्सेलरेशन क्या है। तो ए और बी दोनों ही इंडिपेंडेंट मूव कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में नॉर्मल फोर्स जीरो है। तो ए और बी दोनों ही इंडिपेंडेंट मूव कर रहे हैं। तो क्या इस क्वेश्चन में अगर मुझे एक्सेलरेशन पूछा जाता, ये क्वेश्चन मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि यहां पे मैं तुमसे पूछ सकता हूं कि ये बताओ ए और बी का एक्सेलरेशन क्या है, तो क्या बोलोगे? ए का एक्सेलरेशन क्या है? सिंपल सी कहानी है, ए का एफबीडी बनाओगे जी साइन थीटा आ जाएगा। अच्छा, बी का एक्सेलरेशन क्या है? बी का एक्सेलरेशन भी क्या आ जाएगा? जी साइन थीटा, सॉरी जी साइन थीटा माइनस म्यू वन जी कॉस थीटा, यहां पे म्यू टू जी कॉस थीटा। दोनों एक्सेलरेशन आ गए, कोई दिक्कत नहीं है, इंडिपेंडेंट मोशन कर रहे थे। लेकिन अगर मैं इस केस की बात करूं तो इस केस में नॉर्मल फोर्स जीरो नहीं है। इसका मतलब ए और बी दोनों साथ साथ मूव करेंगे, और अगर दोनों साथ साथ मूव करेंगे तो क्या हम इसको सिस्टम मान के सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहां पे अगर मुझे एक्सेलरेशन पूछा जाता तो मैं बोलता कि दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। और क्या होगा? तो नीचे की तरफ फोर्स देख लो कितना आ रहा है, तो नीचे की तरफ जो फोर्स आ रहा है इन दोनों का वो आ जाएगा, इसका आ जाएगा m1g sin थीटा और दूसरे वाले का आ जाएगा m2g sin थीटा। ठीक है, तो m1 प्लस m2g sin थीटा। और अगर मैं पीछे की तरफ बात करूं या फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा होगा, तो यहां पे F1 लग रहा होगा, F2 लग रहा होगा, तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा m1g sin थीटा प्लस m2g sin थीटा माइनस F1 माइनस F2 डिवाइडेड बाय इसका मास m1 प्लस m2 लिख सकते हैं। तो हम यहां पे इनका एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली लिख पाएंगे। F1 की वैल्यू क्या है? म्यू1 m1g cos थीटा, और F2 की वैल्यू क्या है? म्यू2 m2g cos थीटा। दोनों के मास मैंने अलग अलग माने इस केस में, ठीक है? तो समझ पा रहे हो ना कि ये सब चीजें मैं क्यों सिखा रहा हूं? क्योंकि हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि यहां पे अगर दो ब्लॉक रखे हुए हैं इंक्लाइन प्लेन के ऊपर तो मोशन कैसा कर रहे हैं। एक बार मुझे यह क्लियर हो गया कि ये दोनों अपना इंडिपेंडेंट मोशन कर रहे हैं कि साथ साथ मोशन कर रहे हैं, तो मेरे को क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। इंडिपेंडेंट मोशन है तो इंडिपेंडेंट बात करूंगा, एक ही अलग बात करूंगा, बी की अलग बात करूंगा। अगर दोनों साथ साथ मूव कर रहे हैं तो मुझे सिस्टम मान के बात करनी पड़ेगी कि ए और बी एक सिस्टम है। चमक रहा है क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? ठीक है, तो आई थिंक ये सारी कहानी समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम इसी का एक और इंटरेस्टिंग केस करते हैं कि यहां पे तो मैंने ए और बी को चिपका के रखा हुआ था। अब मैं क्या करता हूं, ए और बी को एक थ्रेड से कनेक्ट करके फिर मोशन की बातें करता हूं। तो पहले मैं साफ कर लेता हूं जो भी लिखा हुआ है, फिर हम लोग बात करेंगे। चलो अभी हम लोग आगे बात करने वाले हैं किसके बारे में? आगे हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर इंक्लाइन प्लेन के ऊपर दो ब्लॉक रखे होते, ठीक है, और दोनों ब्लॉक एक थ्रेड से कनेक्टेड होते, तो ये एंगल 37 डिग्री है। यहां पे ये है ब्लॉक ए और ये है ब्लॉक बी। ये एक थ्रेड से कनेक्टेड है और इनिशियली थ्रेड में टेंशन जीरो है, ठीक है। और अब हम लोग बात कर रहे हैं डिफरेंट केसेस के बारे में, ठीक है। तो आपको डिफरेंट केस गिवन है। आपको यहां पे है म्यू1, यहां पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू2। तो केस नंबर 1 में मान लेते हैं कि आपको म्यू1 जो है, म्यू1 कितना दिया होता, ठीक है। तो यहां पे म्यू1 मान लेते हैं कि म्यू1 आपको दिया हुआ है 0.8, ठीक है, एंड म्यू2 जो है वो आपको दिया हुआ है 0.9, ठीक है। तो क्या देख के समझ में आ रहा है कि टेन थीटा जो है वो आपका म्यू1 से भी छोटा है और टेन थीटा आपका म्यू2 से भी छोटा है। मतलब होगा क्या, होगा ये यहां पे कि ए एंड बी बोथ आर रेस्ट। यहां पे ए बी रेस्ट पे है और हमारा बी भी रेस्ट पे ही रहना चाहता है। और अगर दोनों ही रेस्ट पे रहना चाहते हैं तो अगर इनिशियली टेंशन जीरो होती तो बाद में भी टेंशन कितनी हो जाएगी हमारी? जीरो ही रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे ये जो टेंशन है वो हमारा क्या आ गया? जीरो आ गया, कोई इश्यू नहीं, ठीक है। हम नेक्स्ट केस के बारे में बात करते हैं इसी का, जहां पे
मोशन हो रहा होता, ठीक है, तो हम एक बॉडी को मूव करवा देते हैं, तो लेट्स सपोज हमारा ऊपर वाली बॉडी मूव कर जाती है, इसका मतलब म्यू1 जो है, म्यू1 हमारा है 0.8 और म्यू2 जो है वो हो जाता हमारा 0.6। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहां पे ए तो रहेगा हमारा रेस्ट पे, ठीक है, और बी जो है उसके पास मोशन की टेंडेंसी है। देख के समझ में आ रहा होगा, यहां पे म्यू छोटा है tan थीटा से, तो ये मोशन करेगा, ठीक है। अब अगर ये मोशन करेगा तो आपको ये वाला केस देख के ही समझ में आना चाहिए, चाहो तो आप अलग से फिगर बना लो, ठीक है, यहां अलग से फिगर बनाओगे तो आपको क्या समझ में आएगा देख के कि ए तो है रेस्ट पे, सॉरी ए है रेस्ट पे और बी जो है वो नीचे आ रहा है, तो ये क्या थ्रेड लूज हो जाएगी, बिल्कुल थ्रेड हमारी क्या हो जाएगी, लूज हो जाएगी। तो ये रेस्ट पे है, ये मोशन करता हुआ नीचे आ रहा है, थ्रेड लूज हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इस केस में टेंशन की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। कोई दिक्कत नहीं है, ये भी समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट केस के बारे में बात करते हैं, जहां पे नीचे वाला ब्लॉक मोशन कर रहा होता और ऊपर वाला ब्लॉक रेस्ट पे रहना चाहता है। तो म्यू1 होता 0.6 और म्यू2 होता 0.8। मतलब जो ब्लॉक ए है वो क्या चाहता है, वो चाहता है मोशन, क्योंकि जीत नहीं पाया है, और ब्लॉक बी जो है वो रहना चाहता है रेस्ट पे। तो अब यहां पे क्या होगा, अब यहां पे अगर हम लोग बात करें तो ये है ए, ये है बी, और अब यहां पे ये रहना चाहता है रेस्ट पे, इसके पास टेंडेंसी ऑफ मोशन है। तो ये तो पक्का है कि यहां पे ये जो टेंशन है वो टेंशन 0 तो नहीं होगी। ये समझ में आया, ये हमारी काम की चीज है कि टेंशन 0 तो नहीं होगी। इसका मतलब दोनों ब्लॉक करेंगे तो मूव साथ साथ। अब क्या हो सकता है यहां पे, और क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन समझ में आ रही है आपको, और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन समझ में आ रही है कि A1 और A2 दोनों इक्वल होंगे, ठीक है, A1 और A2 दोनों इक्वल होंगे। अब यहां पे हो सकता है कि ओवरऑल हमारा सिस्टम जो है, ओवरऑल हमारा सिस्टम जो है, या तो वो सिस्टम इस केस में रेस्ट पे रहेगा या हमारा सिस्टम इस केस में मोशन करेगा। या तो हो सकता है ए और बी दोनों ही रेस्ट में रहें, या हो सकता है ए और बी दोनों ही मोशन करें। इस केस को मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन मैंने यहां पे क्या बोला कि यहां पे ए और बी के बारे में बात करें तो या तो वो रेस्ट पे रहेगा या फिर वो मोशन पे रहेगा। ये डिपेंड करता है, किस चीज पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है, ये तो समझ में आ गया, दोनों साथ साथ मूव कर रहे हैं, तो दोनों साथ साथ मूव कर रहे हैं तो सिस्टम मान सकते हैं। तो यहां पे एक लगेगा डाउनवर्ड फोर्स और ऊपर की तरफ लगेगा F1 और F2। जो जंग जीत जाएगा उसकी बात मान ली जाएगी। अगर फ्रिक्शन सफिशिएंट हुआ दोनों ब्लॉक को रेस्ट पे रखने के लिए तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहेंगे। अगर फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं है तो दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव करेंगे। ये समझ में आया? तो यहां पे ये पॉसिबल है कि एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड बी मे और मे नॉट बी जीरो हो भी सकता है और जीरो नहीं भी हो सकता। जीरो होगा तो रेस्ट पे रहेंगे, जीरो नहीं होगा तो मोशन करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। इसी केस को मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है। अच्छा, 3 केस हो गए, और कौन सा केस पॉसिबल है? और हम बात करते हैं केस नंबर 4 के बारे में, जहां पे दोनों ही ब्लॉक मूव करना चाहते हैं, ठीक है। अभी तक एक ब्लॉक मूव कर रहा था, अब हम बात कर रहे हैं दोनों ही ब्लॉक मोशन करेंगे। तो म्यू1 जो है वो है आपका 0.6 और म्यू2 जो है वो है आपका 0.4। इस केस में ये तो बात क्लियर है कि दोनों ही मोशन कर रहे हैं, ए भी मोशन करना चाहता है और बी भी मोशन करेगा। अब सवाल ये है कि दोनों साथ साथ मोशन करेंगे कि दोनों इंडिपेंडेंट मोशन करेंगे, ठीक है। अब वो कैसे पता करोगे साथ साथ की इंडिपेंडेंट? तो उसके लिए आपको टेंडेंसी ऑफ मोशन देखना पड़ेगा। और टेंडेंसी ऑफ मोशन कैसे देखोगे, ठीक है? तो टेंडेंसी ऑफ मोशन देखने के लिए हम बात कर लेते हैं ए और बी के बारे में। तो किसका म्यू ज्यादा है? इसका म्यू ज्यादा है ए का, मतलब इसका फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा अपोज करेगा, ठीक है, और बी का फ्रिक्शन फोर्स कम अपोज करेगा। तो अगर मैं टेंडेंसी ऑफ मोशन की बात करूं तो मैं एक अलग से
फिगर बना लेता हूं पहले इसका, फिर हम लोग बात करेंगे इसकी टेंडेंसी ऑफ मोशन के बारे में। तो यहां पे या इस यहां पे अगर हम लोग बात कर रहे हैं, ये है हमारा ए और ये है हमारा बी, किसकी टेंडेंसी ज्यादा है? तो यहां पे टेंडेंसी ऑफ मोशन बी की ज्यादा है एज कंपेयर टू टेंडेंसी ऑफ मोशन ऑफ ए। बी की टेंडेंसी ऑफ मोशन ज्यादा है, क्यों? सही बोला है मैंने, बिल्कुल सही, क्योंकि बी में नीचे की तरफ लग रहा है mg sin थीटा और इसको अपोज करने वाला फ्रिक्शन फोर्स कम है। तो जरा ध्यान से देखो, इसकी टेंडेंसी कम है और इसकी टेंडेंसी ज्यादा है। ज्यादा टेंडेंसी है तो क्या थ्रेड सिलेक्ट कर जाएगी? बिल्कुल सही। और थ्रेड सिलेक्ट कर जाएगी तो क्या यहां पे टेंशन फोर्स 0 आ जाएगा? ये चमका। और अगर टेंशन फोर्स 0 आ गया तो क्या दोनों बॉडीज इंडिपेंडेंटली मूव करेंगी? मतलब एक्सेलरेशन ऑफ ए अगर मैं लिखना चाहूं तो वो आ जाएगा g sin थीटा माइनस μ1g cos थीटा, और अगर मैं एक्सेलरेशन ऑफ बी लिखना चाहूं तो वो आ जाएगा g sin थीटा माइनस μ2g cos थीटा। ये समझ में आया? दोनों बॉडीज इंडिपेंडेंटली मोशन कर रही होंगी, तो दोनों का एक्सेलरेशन इंडिपेंडेंटली ऐसा कुछ आ जाएगा। और टेंशन 0 है, टेंशन 0 कैसे देखा? तो इसकी टेंडेंसी मोशन ज्यादा थी, इसकी टेंडेंसी मोशन कम थी, तो थ्रेड सिलेक्ट कर जाएगी, कोई समस्या नहीं हुई। ठीक है, और आगे सुनो। ठीक है, इसी में हम अब आगे और बात करते हैं। नेक्स्ट केस की बात कर रहा हूं कि यहां पे अब टेंडेंसी ऑफ मोशन किसकी ज्यादा होती? इस बार टेंडेंसी ऑफ मोशन ए की ज्यादा होती। तो μ1 को ले लेता हूं 0.4 और μ2 को ले लेता हूं 0.6। दोनों ही मोशन कर रहे हैं, ए भी मोशन करना चाहता है, बी भी मोशन करना चाहता है, लेकिन टेंडेंसी ऑफ मोशन ए की ज्यादा है बी के कंपेयर में। और अगर ऐसा केस है तो अगर आप यहां पे फिगर बनाओगे तो ये है आपका ए और ये है आपका बी। किसकी टेंडेंसी ऑफ मोशन ज्यादा है? ए की ज्यादा है और बी की कम है। तो क्या थ्रेड टाइट रहेगी? बिल्कुल। ए जो है वो थ्रेड को टाइट करके भागेगा। ए भागना चाहता है ज्यादा तेज, लेकिन वो थ्रेड से कनेक्टेड तेज भाग नहीं पाएगा। तो यहां पे टेंशन पक्का ही कैसी आएगी? यहां पे टेंशन जो है वो पक्का ही नॉन जीरो आएगी। इसका मतलब दोनों ऑब्जेक्ट साथ साथ मूव करेंगे, आप सिस्टम मान के सॉल्व कर सकते हो। और अगर दोनों ही ऑब्जेक्ट साथ साथ मूव कर रहे हैं, ठीक है, ये लास्ट केस है अपना, तो अगर दोनों ही ऑब्जेक्ट साथ साथ मूव कर रहे हैं तो यहां पे आप क्या देखोगे कि यहां पे नीचे की तरफ फोर्स कितना लग रहा है? यहां पे नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है, अगर मैं A1 और A2 की वैल्यू लिखना चाहूं डायरेक्टली, तो आई थिंक आपको देख के समझ में आ रहा होगा, ये लग रहा होगा m1g sin थीटा प्लस m2g sin थीटा। नीचे की तरफ ये फोर्स लग रहा है। ऊपर की तरफ कौन सा लग रहा है? ऊपर की तरफ लग रहा है F1। F1 है μ1 m1g cos थीटा और ये है F2 μ2 m2g cos थीटा। चाहो तो FBD बना लो। यहां ऊपर लगेगा F1, यहां ऊपर लगेगा F2 और यहां लगेगा mg के कंपोनेंट्स, m1g sin थीटा प्लस m2g sin थीटा। ये है नेट फोर्स डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये समझ में आया? तो ये हो जाएगा हमारा A और B दोनों का कॉमन एक्सेलरेशन। कोई दिक्कत नहीं है। तो आई थिंक आपको ये चीज तो क्लियर हो गई है कि यहां पे क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका क्या है। ठीक है, हम किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, चलो मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं। तो इससे पहले कि मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊं, मैं एक छोटा सा पॉइंट लिखवा देता हूं आपको नोट करके। ठीक है, ये जो सारे केस हैं, ये 5 के 5 केस देख के आपको एक चीज तो समझ में आ गई होगी कि अगर टेंशन आपकी 0 नहीं है, इसका मतलब क्या है? टेंशन इज नॉट इक्वल टू 0 मीन्स either both bodies are at rest or they move together with same acceleration। केस नंबर 3 और केस नंबर 5, ठीक है, कि अगर टेंशन 0 नहीं है तो इसके दो ही मतलब है
या तो मेरा सिस्टम रेस्ट पे है या मेरा सिस्टम में जो दो ऑब्जेक्ट हैं वो दोनों साथ साथ मूव कर रहे हैं। कैसे हम लोग बात करना चाह रहे हैं, तो हम लोग यहां पे कहना चाह रहे हैं, ध्यान से देखो, यहां पे एक है हमारे पास ऑब्जेक्ट ए, ये थ्रेड है, और ये है हमारे पास ऑब्जेक्ट बी, और ये है एंगल थीटा। ठीक है, टेंशन हमारी जीरो नहीं है, तो इसको सिस्टम मान सकते हैं। और सिस्टम मान सकते हैं तो जरा ध्यान से देखोगे कि तो नीचे की तरफ एक लगेगा हमारा m1g साइन थीटा और एक लगेगा हमारा m2g साइन थीटा, और ऊपर की तरफ लगेगा एक f1 और एक लगेगा f2। ठीक है, तो यहां पे ये जो लड़ाई हो रही है कि साथ साथ चलना है, वो तो क्लियर है। अब रेस्ट पे रहना है, कहां गया, अब रेस्ट पे रहना है कि एक्सलेट करना है, वो डिसाइड करेगा कौन जीत रहा है। अगर फ्रिक्शन सफिशिएंट है तो रेस्ट पे रख लेगा, अगर फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं है तो मोशन होगा। तो यहां पे दो केस पॉसिबल है। ठीक है, तो एक केस तो क्या पॉसिबल है, एक केस तो आपका ये पॉसिबल है कि यहां पे m1g साइन थीटा प्लस m2g साइन थीटा, ये जो फोर्स है, ये फोर्स आपका लेस देन और इक्वल टू आ जाए f1 प्लस f2। ठीक है, इसको जरा मैं और अच्छे से लिख देता हूं, ये लिखा हुआ है m1 प्लस m2 g साइन थीटा, ये आपका लेस देन और इक्वल टू आ जाए f1 क्या है, f1 है हमारा μ1 m1 प्लस μ2 m2 g cos थीटा। ये कंडीशन है, f1 f2 की वैल्यू पुट कर दी, μ1 m1 g cos थीटा प्लस μ2 m2 g cos थीटा। अगर ये कंडीशन फॉलो हुई, इसका मतलब फ्रिक्शन सफिशिएंट है, और अगर फ्रिक्शन सफिशिएंट है तो देखो इसको मैं बोल देता हूं f अप बोल देता हूं। ठीक है, इस वाले फोर्स को बोल देता हूं मैं f अप, जो सॉरी नीचे की तरफ लग रहा है तो f डाउन, और ये फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है तो उसको मैं बोलता हूं f अप। कौन जीत गया यहां पे, फ्रिक्शन फोर्स जीत गया। इसका मतलब यह है कि फ्रिक्शन फोर्स अपने मन की बात करवा लेगा, तो हमारा सिस्टम यहां पे क्या रहेगा, रेस्ट पे रहेगा। a1 और a2 दोनों की ही वैल्यू 0 है। लेकिन सोचो अगर केस नंबर 2, ये केस नंबर 1 है, इसी का नोट का केस नंबर 1, या हो सकता है कि केस नंबर 2 हो। केस नंबर 2 क्या है कि कौन सा फोर्स जीत जाए, f डाउन हमारा जीत जाए। अगर f डाउन ज्यादा हो जाए f अप से, f डाउन क्या है, m1 प्लस m2g साइन थीटा, ये f1 प्लस f2 से ज्यादा हो जाए, तो उस केस में क्या हो रहा है, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है m1 प्लस m2g साइन थीटा, ये आपका f1 प्लस f2 लिमिटिंग से ज्यादा हो जाए, तो उस केस में क्या हो रहा है, उस केस में ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है। फिर से लिख देता हूं f1l f2l, f1l f2l। तो उस केस में हमारा सिस्टम नीचे की तरफ मूव करेगा, और सिस्टम नीचे की तरफ मूव करेगा तो दोनों बॉडीज का एक्सेलरेशन सेम होगा, और कितना होगा ये लिखा हुआ है सामने, f डाउन माइनस f अप डिवाइड बाय टोटल मास। सिस्टम मान के सॉल्व कर लिया है। तो आई थिंक ये सारी कहानी आपको समराइज हो गई होगी। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल के थ्रू इस कहानी की बात करता हूं, तो करते हैं आगे, पहले बढ़ते हैं फिर आगे बात करेंगे। तो यहां पे हम समझते हैं कि कब ये दोनों रेस्ट पे रहेंगे और कब ये दोनों मोशन कर रहे हैं। तो मान लो ये आपके पास एंगल 37 डिग्री है, इस पे दो ऑब्जेक्ट हैं, एक 5 kg और एक है 10 kg। यहां जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो है 0.8, यहां जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो है आपका 0.5। ठीक है, अब यहां पे आपको बात करना है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच बॉडीज। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछ सकते हैं टेंशन की वैल्यू क्या है, और उसके बाद आपसे पूछ सकते हैं F1 और F2 की वैल्यू कितनी है। ठीक है, सिस्टम रेस्ट में है कि मोशन में है, क्योंकि उसके हिसाब से आपके F1 F2 की वैल्यू चेंज होगी। तो कैसे सॉल्व करोगे इस केस को, तो देखो इस केस में सबसे पहले तो आप ये एनालाइज कर लो कि यहां पे टेंशन 0 होगी कि नहीं होगी। ठीक है, तो आपको देखते ही इस क्वेश्चन को समझ में आना चाहिए कि यहां पे क्या हो रहा है, ये चाहता है मोशन करना, 5 kg चाहता है मोशन करना, 10 kg चाहता है कि भाई रेस्ट पे रहेंगे। तो या तो दोनों रेस्ट पे रहेंगे, दोनों मोशन करेंगे। टेंशन कैसा आ रहा है, यहां पे नॉन जीरो आ रहा है।
तो पहली चीज तो आपको समझ में आ गई कि टेंशन यहां पे नॉन जीरो है। टेंशन नॉन जीरो है, इसका मतलब या तो पूरा सिस्टम रेस्ट पे रहेगा या पूरा सिस्टम मोशन करेगा। ये समझ में आया? ये हम बात कर रहे हैं किसके लिए? सिस्टम के लिए बात कर रहे हैं। तो या तो सिस्टम रेस्ट पे रहेगा, सिस्टम मोशन करेगा, ठीक है। तो वो कैसे पता करेंगे कि रेस्ट है कि मोशन है? तो वो आपको देखना बहुत सिंपल सी कहानी है। आप यहां पे इसका एफबीडी बना लो। इसका एफबीडी बनाओगे, यहां पे इस तरफ आ रहा है 30, इस तरफ आ रहा है 40। मेरे को सिर्फ अलोंग द इंक्लाइन प्लेन से मतलब है। ये आ रहा है 60, ये आ रहा है 80। यहां नॉर्मल की वैल्यू 40, यहां नॉर्मल की वैल्यू 80। तो अगर मैं एफ लिमिटिंग की बात करूं इस केस में, तो यहां पे आपको क्या समझ में आ रहा है? यहां पे F1 लिमिटिंग जो है वो आ जाएगा आपका μ1 n1। μ1 कितना है? 0.5, n1 कितना है? 40। तो ये कितना आ गया? इसकी लिमिटिंग की वैल्यू आ गई 20। और अगर आप F2 लिमिटिंग की बात करें तो वो आ जाएगा μ2 n2। μ2 है 0.8, n2 है 80। तो कितना आ गया? ये आ गया आपका 64। अब यहां पे आपको बात करना है कि सिस्टम ओवरऑल रेस्ट पे रहेगा कि मोशन पे रहेगा। तो वो कैसे देखोगे? तो आप देखोगे एफ अप और एफ डाउन से। तो अगर मैं यहां पे एफ डाउन की बात करूं कि नेट फोर्स नीचे की तरफ कितना लग रहा है, तो वो लग रहा है 30 प्लस 60। तो 30 प्लस 60 मतलब 90 न्यूटन लग रहा है नीचे की तरफ। और अगर मैं एफ अप की बात करूं तो वो F1 लिमिटिंग और F2 लिमिटिंग इतना मैक्सिमम लग सकता है। एफ अप की मैंने मैक्सिमम वैल्यू लिखी हुई है, तो मैक्सिमम लग सकता है दोनों का लिमिटिंग। और दोनों का लिमिटिंग देखोगे तो ये लिखा हुआ है 20 प्लस 64, तो मैक्सिमम 84 ही आ रहा है। मतलब हम यहां पे फ्रिक्शन इतना सफिशिएंट नहीं है कि सिस्टम को रोक पाए। फ्रिक्शन ने अपने हाथ खड़े कर दिए, बोल दिया कि भाई अब तो मोशन करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम रोक ही नहीं पा रहे। तो यहां पे क्या समझ में आया? यहां पे समझ में आया कि हमारा मोशन होगा, तो रेस्ट वाला केस नहीं है, मोशन वाला केस है। पहले तो समझ में आया क्या क्या बताया मैंने? सिस्टम में पहले तो देखा लॉजिकली कि टेंशन जीरो है कि नहीं। अगर टेंशन जीरो है तो दो केस पॉसिबल होते हैं, या तो रेस्ट पे रहेगा, मोशन में रहेगा। फिर देखना है रेस्ट या मोशन, तो वो कैसे देखेंगे? तो हमने एफ अप और एफ डाउन देख लिया, कंपेयर किया, तो हमें समझ में आया कि मोशन होगा, रेस्ट तो नहीं होगा। ये समझ में आ रहा है? इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है। अच्छा, अब हमसे ये तो आपको एनालाइज करके समझ में आ गया। अब आपसे पूछा गया कि ये तो बताओ कि ये एक्सेलरेशन कितना है, टेंशन कितना है, F1 F2 कितना है। तो अब आपको एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन निकालने का एक तो तरीका क्या है? मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 1 ये है कि दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, A1 और A2, और कितना होगा? वो होगा F डाउन माइनस F अप डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। यही होगा कि नहीं होगा? सिस्टम मान के सॉल्व कर लिया है, और सिस्टम मान के सॉल्व कर लिया है तो क्या कहानी बन रही है देखो। तो यहां पे ये जो दोनों बॉडीज का एक्सेलरेशन अगर मैं A0 बोल दूं तो A0 क्या आ गया? F डाउन कितना है? 90, F अप कितना है? 84 डिवाइड बाय टोटल मास कितना है? 5 प्लस 10 15। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 6/15। कोई दिक्कत नहीं है, 6/15 3 से डिविजिबल है, ये आ गया 2/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक तरीका तो सॉल्व करने का ये था। बाकी अगर किसी की ऐसी इच्छा हो कि नहीं नहीं सर हमको तो प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है, तो प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना है तो आप वो भी कर सकते हो। प्रॉपर तरीके से सॉल्व करने का तरीका क्या होता कि आप एफबीडी बनाते। आप एफबीडी बनाते किसका? आप ए का और बी का। तो ए का एफबीडी बनाते तो क्या लगता? नीचे लगता 30। ए के एफबीडी की बात कर लेते हैं। तो यहां पे आपने ए का एफबीडी बनाया, ए के एफबीडी में नीचे लग रहा है 30, ऊपर लग रहा है टेंशन, और यहां फ्रिक्शन कितना लगेगा? तो ऑब्वियस सी बात है, मोशन हो रहा है तो लिमिटिंग ही लगेगा, है ना। वैसे काइनेटिक लगता है, लेकिन यहां पे म्यू1 म्यू2 से म्यू स्टैटिक और म्यू काइनेटिक सेम है, तो लिमिटिंग ही लगेगा। और कितना लग जाएगा? ये लग जाएगा 20। सिमिलरली आप एफबीडी बना सकते हो बी का, और बी का एफबीडी बनाओगे तो नीचे लग रहा है टेंशन, और नीचे क्या लग रहा है? नीचे लग रहा है इसका mg का कंपोनेंट, और ऊपर की तरफ लग रहा है इसका फ्रिक्शन, और वो फ्रिक्शन कितना है? F2, वो है हमारा इसका लिमिटिंग 64। ये समझ में आ गया? तो यहां पे आप इक्वेशन लिख सकते हो। इक्वेशन क्या लिखोगे? ए के लिए इक्वेशन आएगी, पार्टिकल दोनों ही नीचे की तरफ जा रहे हैं, ये भी A0 से नीचे की तरफ जा रहा है, ये भी A0 से नीचे की तरफ जा रहा है। हम एक्सेलरेशन निकालने का बड़ा तरीका देख रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सिस्टम मान के इजी तरीके से हो जाएगा। अदरवाइज आपको पूरा प्रॉपर फील लेना है क्वेश्चन कैसा हो रहा है, तो आप ट्रेडिशनल मेथड जो है मुझसे सॉल्व कर रहे हैं। तो ये क्या आ गया? ये आ गया 30 माइनस t माइनस 20, इसकी वैल्यू, इसका मास है 5 इंटू A0,
सिमिलरली इसके लिए क्वेश्चन लिखोगे तो यह आ जाएगा t प्लस 60 माइनस 64, ठीक है, इसकी वैल्यू 10 इंटू ए नॉट। ध्यान से देखो, दोनों क्वेश्चन का सम करोगे, ये t से t कैंसिल हो गया, ये लिखा हुआ है 90 माइनस 84, इसकी वैल्यू 15 ए नॉट। तो क्या फिर से सेम आंसर नहीं आ गया? सेम इक्वेशन तो बन गई। तो यहां से ए नॉट कितना आ गया? ए नॉट आ गया 6/15, बोले तो 2/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जब इतना समझ में आ गया तो आपको F1 और F2 की वैल्यू भी समझ में आ गई होगी। तो यहां पे ये जो F1 है उसकी वैल्यू है 20 और F2 जो है उसकी वैल्यू है 64। रही टेंशन की बात, तो टेंशन की बात के लिए आपको किसी एक सिंगल बॉडी का एफबीडी बनाना पड़ेगा। अगर आपने ये मेथड फॉलो किया है तो आपको एक का एफबीडी बना के सॉल्व कर लो। तो मैं एक का एफबीडी बना के टेंशन की बात कर लेता हूं, ठीक है, थोड़ा साइड में बात करते हैं। तो टेंशन की बात करनी है तो मैंने ए का एफबीडी बना लिया, और ए का एफबीडी बनाएंगे तो ए के एफबीडी में क्या कहानी है कि यहां पे नीचे की तरफ लग रहा है 30, ऊपर की तरफ लग रहा है t, और ऊपर की तरफ लग रहा है 20। ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है a नॉट से। तो यहां इक्वेशन क्या बनेगी? यहां बनेगी 30 माइनस t माइनस 20, इसकी वैल्यू 5 a नॉट। वैल्यू छाप दो, ये लिखा हुआ है 10 माइनस t, इसकी वैल्यू 5, a नॉट की वैल्यू कितनी है? 2/5, ठीक है। ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, यहां से t आ गया 10 माइनस 2, तो t की वैल्यू कितनी आ गई? 8 न्यूटन। नो डाउट ये क्वेश्चन लेंथी है, इन क्वेश्चन में मेहनत ज्यादा है, लेकिन अगर आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है कि इनको सॉल्व करने का तरीका क्या है तो बहुत आसान है इस चीज समझना। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चंस में क्या कर रहे हैं हम लोग पहले तो एनालाइज कर रहे हैं क्वेश्चन को कि टेंशन फोर्स जीरो है कि नॉन जीरो है। अगर जीरो है तो ए और बी दोनों इंडिपेंडेंटली मूव करेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसका एक्सप्रेशन डायरेक्ट निकाल सकते हैं, इसका डायरेक्ट निकाल सकते हैं, दोनों इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, अगर टेंशन नॉन जीरो है तो दो केस पॉसिबल है, या तो रेस्ट है या मोशन है। अब रेस्ट या मोशन कैसे देखेंगे? तो एफ अप और एफ डाउन से देख लो, और उसके बाद तो सिंपल कहानी है सॉल्व करने वाली। तो कोई दिक्कत नहीं है, सबको समझ में आ गया, ठीक है। चलो अब मैं आपको सॉल्व करने के लिए ऐसे ही कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। चलो ओके, सामने 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ठीक है। तो एक वेरिएशन तो ऑलरेडी मैं करवा चुका हूं, ठीक है, जब बॉडी रेस्ट पे थी या मोशन पे थी। उसी टाइप के 2 सवाल और हैं जहां पे 2 ब्लॉक रखे हुए हैं, v1 v2 की वैल्यू गिवन है, आपको एक्सेलरेशन निकालना है, टेंशन निकालना है, फ्रिक्शन निकालना है। सोच समझ के सॉल्व करना, ठीक है, ये नहीं कि फालतू में तुक्के लगा रहे हो, ठीक है। अच्छे से सोचना क्वेश्चन में क्या हो रहा है, उसके बाद ही सॉल्व करना स्टार्ट करना। देन ये लास्ट सवाल है, सबने रियल लाइफ में फील भी किया होगा, ये हेमिस्फेरिकल बाउल है, ठीक है, हेमिस्फेरिकल बॉल है। इसके ऊपर हमने क्या रखा है? यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है मास m का, तो ऊपर रखेंगे तो स्लिप नहीं करेगा। फिर हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे इस ब्लॉक को मैं नीचे लेते आ रहा हूं, एक किसी पर्टिकुलर एंगल थीटा के बाद स्लिप करना स्टार्ट कर देता है, देखा होगा, ठीक है। ये ब्लॉक रखा हुआ है, अभी स्लिप नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे ही किसी एंगल थीटा पे पहुंचेगा ये कांटेक्ट लूज कर देगा, स्लिप कर जाएगा, नीचे गिर जाएगा। तो बोला गया है, ये यहां पे फ्रिक्शन फोर्स फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू गिवन है हेमिस्फेरिकल बाउल का, ठीक है। तो बोला गया है इस हेमिस्फेरिकल बाउल पे वो मैक्सिमम एंगल थीटा क्या है जिस पे ये स्लिप ना करे, या ऐसे पूछ सकते हैं मिनिमम वैल्यू ऑफ एंगल थीटा सच दैट इट स्टार्ट स्लिपिंग। सेम ही आंसर आएंगे दोनों के, ठीक है। तो वो आपको निकालना है। तो 3 क्वेश्चन है, सॉल्व करने के लिए टाइम मिलेगा इज्जत के साथ 10 मिनट आराम से मिलेंगे, ठीक है। 10 से 15 मिनट ले लो, चलो, और फटाफट से सॉल्व करो। चलो आई थिंक सॉल्व कर लिया होगा। सॉल्व करने का तरीका क्या है? सबसे पहले तो यहां देखोगे कि यहां पे हो क्या रहा है। तो यहां पे देख के समझ में आ रहा है कि ये बॉडी चाहती है रेस्ट पे रहना और ये बॉडी चाहती है मोशन करना। हमने व्यू कंपेयर किया और हमें समझ में आया कि ये चाहता है मोशन करना, ये चाहता है रेस्ट पे रहना, मतलब दोनों साथ साथ ही मूव करेंगे। टेंशन की वैल्यू 0 तो नहीं है। तो पहली चीज तो मुझे क्या समझ में आई? यहां पे मुझे पहली चीज तो ये समझ में आई कि टेंशन की वैल्यू 0 तो नहीं है, ठीक है। तो टेंशन की वैल्यू 0 तो नहीं है, ये मुझे समझ में आ गया। इसका मतलब या तो रेस्ट पे रहेंगे या मोशन में रहेंगे। अब कौन सी कहानी है उसके लिए हमें फोर्सेस के बारे में टर्म में बात करनी पड़ती है। तो यहां पे अगर मैं एफबीडी बनाऊं तो ये आ गया मेरा 30, यहां नॉर्मल आ गया 40,
यहां पे टेंशन फोर्स तो आ ही रहा है कुछ ना कुछ। इसके बात करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 60 और ये आ जाएगा 80 और ये आ जाएगा हमारा नॉर्मल। तो अगर मैं यहां पे लिमिटिंग फ्रिक्शन के बारे में बात करूं तो मेरा F1 लिमिटिंग जो है वो मेरा कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरा 40 इंटू 0.7 28 न्यूटन, और F2 लिमिटिंग जो है वो हो जाएगा मेरा 80 इंटू 0.8 64। ये समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, F1 F अप और F डाउन के बारे में बात करेंगे। तो F अगर डाउन के बारे में बात करूं तो F डाउन कितना है 30 प्लस 60, कितना लग रहा है 90 न्यूटन लग रहा है। और अगर मैं F अप के बारे में बात करूं तो F अप कितना है, ये है 28 प्लस 64। ध्यान से देखो ये तुम्हारा कितना लिखा हुआ है, ये तुम्हारा लिखा हुआ है 92। मतलब ये हुआ कि हमारे पास सफिशिएंट फ्रिक्शन है, इस बार हम सिस्टम को रोक के रख सकते हैं। ये चीज समझ में आई। इसका मतलब हमारा सिस्टम किस में रहेगा, रेस्ट पे ही रहेगा, मोशन नहीं करेगा। और मोशन नहीं करेगा तो फिर आप एफबीडी बनाओ इज्जत के साथ में। तो इज्जत के साथ एफबीडी बनाओगे तो यहां पे ये 30 लग रहा है, इसको बैलेंस करने के लिए फ्रिक्शन आएगा, और फ्रिक्शन कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। फ्रिक्शन कितना आ जाएगा 28 न्यूटन। तो बचा कुचा 2 न्यूटन किसने दिया होगा, टेंशन ने दिया होगा 2 न्यूटन। ये समझ में आया। यहां देखोगे नीचे की तरफ तो यहां नीचे की तरफ 60 ये लग रहा है प्लस 2 लग रहा है टेंशन की वजह से, तो नीचे की तरफ लग रहा है 62। तो ये वाला फ्रिक्शन कितना अप्लाई करेगा 62 अप्लाई करके अपना काम कर देगा। तो यहां पे अगर आप बात करना चाहो कि आपके फाइनली आंसर्स क्या आए हैं तो काफी सिंपल सा सवाल था। हमने देखा कि सिस्टम रेस्ट पे है, और अगर रेस्ट पे है तो हमारा F1 जो है वो आ गया 28, हमारा टेंशन जो है वो आ गया 2, और हमारा F2 जो है वो आ गया 64, एंड हमारी दोनों ही बॉडी किस पे है, रेस्ट पे है। समझ में आया, काफी सिंपल सवाल था, अच्छा लगा हुआ सॉल्व करके, ठीक है। और दोनों बॉडी अगर मोशन करती हैं तो वो केस तो मैं इलस्ट्रेशन में करवा चुका हूं अभी थोड़ी देर पहले, तो दोनों केस कवर हो गए। यहां पे इस वाले केस में क्या बात कर रहे हैं, हमें बताना है एक्सेलरेशन ऑफ ईच बॉडी एंड सो ऑन, ये सारी कहानी है। तो यहां पे ध्यान से देखो, ये चाहता है रेस्ट पे रहना और ये चाहता है मोशन करना, तो क्या ये चीज करना अलाउड है? हाँ अलाउड है ना, किसने रोका है, करने दो उसको मोशन, इसी तो रेस्ट पे रहेगा। अब आके इससे टकराएगा, उसके बाद दोनों साथ साथ जाएंगे, वो अलग कहानी है। लेकिन मुझे तो इस इंस्टेंट पे बात करनी है कि इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे क्या हो रहा है क्वेश्चन में। तो इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हो क्या रहा है कि यहां पे नीचे वाली बॉडी है रेस्ट पे, ऊपर वाली बॉडी करना चाहती है मोशन। तो अगर एफबीडी बनाओगे तो एफबीडी में यहां पे ये आ जाएगा 60, ये 80, तो पीछे की तरफ यहां तो मैं देख के समझ में आ गया होगा कि टेंशन फोर्स की वैल्यू 0 है, ठीक है। तो पीछे की तरफ लगेगा फ्रिक्शन फोर्स, और कितने की जरूरत है, फ्रिक्शन फोर्स में जरूरत है आपको 60 की, तो वो 60 लग जाएगा। लिमिटिंग 64 है, याद रखो, लिमिटिंग कितना है 64, 60 लगा देंगे, काम हो गया। यहां पे ध्यान से देखो, इसके कंपोनेंट करोगे तो इस तरफ आ जाएगा 30, ये 40, ठीक है। तो इसको रोकने के लिए आपको फ्रिक्शन चाहिए, लेकिन फ्रिक्शन को रोक नहीं पाएगा, तो फ्रिक्शन इसको रोक नहीं पाएगा, तो पीछे की तरफ फ्रिक्शन लग जाएगा। लिमिटिंग कितना है, लिमिटिंग 20 न्यूटन। तो अगर मैं 5 kg की बात करूं तो मेरा जो 5 kg है वो 5 kg पे नीचे की तरफ लग रहा है 30, पीछे की तरफ लग रहा है 20, ये 5 kg है, और ये एक्सेलरेशन A2 से जा रहा होगा, और A2 की जो वैल्यू है वो है 30 - 20 डिवाइड बाय 5, कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अगर मैं बात करना चाहूं किसके बारे में, अगर मैं बात करना चाहूं 10 kg के बारे में, तो 10 kg जो मेरी बॉडी है वो 10 kg पे इधर लग रहा है 60, ऊपर की तरफ लग जाएगा फ्रिक्शन 60, और इसका एक्सेलरेशन अगर मैं A1 बोलना चाहूं तो A1 की वैल्यू आ गई 0। तो मुझे दोनों बॉडीज के एक्सेलरेशन मिल गए, फ्रिक्शन फोर्स भी मिल गया, ठीक है। F1 ये है, F2 कितना है, तो F2 जो है वो लगाया है हमारा 20। F1 मिल गया, F2 मिल गया, हर एक बॉडी का एक्सेलरेशन मिल गया, टेंशन फोर्स मिल गया, काम हो गया। लास्ट सवाल बहुत ही सिंपल सवाल है। लास्ट क्वेश्चन में आपको करना क्या है, आपको मैक्सिमम एंगल थीटा बताना है जिसपे ब्लॉक स्लिप ना करे। मतलब अगर देखो स्लिप करने वाला केस है तो यहां पे इस पे टेंजेंट ड्रॉ करो, और टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ध्यान से देखो ये 90 डिग्री है,
ये 90 है तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल थीटा। मतलब क्या ये क्वेश्चन ऐसा नहीं हो गया कि किसी इंक्लाइन प्लेन है एंगल थीटा का, उस पे मास m रखा हुआ है, समझ में आया? तो इस तरफ लगेगा इसका mg sin थीटा और ऊपर की तरफ लगेगा फ्रिक्शन म्यू mg cos थीटा। क्या चाहते हैं हम इस क्वेश्चन में? हम चाहते हैं मोशन। तो अगर हम लोग मोशन चाहते हैं या रेस्ट चाहते हैं, आपकी इच्छा है, अगर हम लोग मोशन चाहते हैं, ठीक है, तो मोशन के केस में मिनिमम एंगल आएगा। तो मोशन का पॉसिबल है जब हमारा m1g sin थीटा बड़ा हो किससे? म्यू mg cos थीटा से। मतलब mg से mg कैंसिल, tan थीटा जो है वो आपका बड़ा हो म्यू से, मतलब एंगल थीटा बड़ा हो tan इनवर्स म्यू से, तो मोशन होगा। तो इस केस में मोशन होगा। तो अगर मैं बात करूं फॉर रेस्ट, थीटा मैक्स कितना हो सकता है? तो वो हो सकता है tan इनवर्स म्यू, क्योंकि अगर tan इनवर्स म्यू से बड़ा एंगल हुआ, tan इनवर्स म्यू से बड़ा एंगल हुआ तो हमारा मोशन हो रहा है। तो मैक्सिमम एंगल tan इनवर्स म्यू वो एंगल है जिस पे मोशन नहीं करेगा। समझ में आया ना? तो किस एंगल पे जाके नीचे स्लिप करने वाला है, कांटेक्ट लूज करने वाला है, वो है tan इनवर्स म्यू। सिंपल सा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं। एंगल ऑफ रिपोज का एप्लीकेशन। तो आज की कहानी तो मैं समझ में आई होगी। आज की कहानी में मैंने क्या क्या बताया, ठीक है। ये मोशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन का ही पार्ट 2 है। और यहां पे हमने अगर इंक्लाइन प्लेन के ऊपर 2 ब्लॉक रखे हुए, चाहे वो कांटेक्ट में रखे हो, चाहे वो किसी थ्रेड से कनेक्टेड रखे हो, तो कैसा मोशन होता है हमने उसके बारे में बात की है, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर जो है वो काफी इंटरेस्टिंग होगा और हमारा लास्ट टॉपिक होगा फ्रिक्शन का, ठीक है। ब्लॉक ऑन ब्लॉक प्रॉब्लम्स, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम उसकी कहानी नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। आज की कहानी समझ में आ गई होगी, तो चलते हैं, आज की कहानी यही समाप्त करते हैं। चलो।